आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड मॉर्निंग। 22 जून गुरुवार का दिन। मैं खुशबू कुमार लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट मॉर्निंग न्यूज पॉडकास्ट आज का दिन। असम में डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की विधानसभा सीट खत्म हो जाएगी और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इस मुद्दे पर वहां क्या राजनीतिक हलचल है, इस पॉडकास्ट में आज सबसे पहले इसी पर बात। 3.5 साल पहले अयोध्या राम जन्म भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण का 2/3 काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बरक्स जो मस्जिद बननी थी उसका काम अब तक क्यों शुरू नहीं हो पाया है, ये जानेंगे। और देश में पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है, तो कौन से फैक्टर्स है इसके पीछे और क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली कैसे यूज करेंगे, ये समझेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस। अगली आवाज है सूरज कुमार की। शुक्रिया खुशबू। व्हाइट हाउस पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया स्वागत। पश्चिम बंगाल के मालदा में बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत, 12 बच्चे झुलसे। मणिपुर में कार धमाका, 3 लोग घायल। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले केजरीवाल की शर्त, बैठक में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर हो चर्चा। असम में बाढ़ का कहर जारी, 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। WFI चुनाव अब 11 जुलाई को, 5 राज्यों की आपत्ति के बाद बदलाव। पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स के 82,000 जवान होंगे तैनात। पंचायत चुनाव पर कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश। और भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियन के मुकाबले में पाकिस्तान को 4-0 से हराया। कप्तान सुनील छेत्री ने दागे हैट्रिक गोल। हेमंत बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं और आजकल मणिपुर में भड़की हिंसा को शांत करने में भी लगे हैं। परसों उनका एक ट्वीट आया। इसमें उन्होंने कहा कि जलूकबरी विधानसभा सीट, जहां से वो साल 2001 से जीतते आ रहे हैं, वो अब 3 हिस्सों में बंट जाएगा। इसका कारण है असम में होने वाला डीलिमिटेशन, जिसका प्रस्ताव चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार के सामने रखा है। इसके तहत असम में विधानसभा और लोकसभा सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्व सीटों को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने 26 मार्च से 28 मार्च तक असम का दौरा किया था। परिसीमन के मुद्दे पर 11 राजनीतिक दलों और 71 संगठनों से बात की और तब ये प्रस्ताव पेश किया गया। ये परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर की गई है। असम का पिछला परिसीमन करीब 5 दशक पहले 1976 में किया गया था। तो अगर इस परिसीमन को मंजूरी मिली है तो वो कौन से बदलाव हैं जो हमें राज्य में देखने को मिलेंगे, यही पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। पहली बात ये है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में अभी तक चल रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में इट इज अंडर द सब जुडिस। तो ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है, एक फाइनल हियरिंग था 25 जुलाई के लिए। उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करके असम के लिए दे दिया है। और सेकेंड मुद्दा जो है, जो एससी का, एसटी नहीं, एससी का जो सीट था पहले 8 असेंबली सीट्स के लिए था, अभी 8 से 9 हो गया है। कल हम लोग का जो असम का सीएम है, उन्होंने बोला है कि जो मतलब इंडिजिनियस पीपल है, उसको उन लोग को सेफ गार्ड करके ये ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। पर जो मतलब एक सीट बढ़ा गया है, वहां पे तो इंडिजिनियस पीपल का किसी भी तरह जैसे है, वहां पे इंडिजिनियस पीपल का बात नहीं है, क्योंकि वहां पे तो माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक जगह है। और मेन बात है कि जो काउंसिल है वेस्ट कार्बी आंगलोंग का और जो बोडोलैंड है, वहां पे भी पहले तो एरियाज था कि 16 था, तो अभी 19 हो गया है। तो वहां पे एक देखना होगा कि नेबरिंग एरिया में वो जो एरिया है, वहां पे तो पहले जो ट्राइबल पीपल है, जो कार्बी पीपल है, वहां पे भी था, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहां पे भी था। तो ये बात लास्ट में हम लोग को जानना होगा कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको डोमिनेट करने के लिए एक ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूशन का जो बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट का एक तरह का एक पॉलिसी है क्या। और जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, फाइनल ड्राफ्ट आपका लास्ट में जो जुलाई में एक डेट दिया गया है, उसके बाद ही असम में जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है
उसके बाद ही मतलब उभर के आएगा। और शाश्वत, तो ऑपोजिशन पार्टियों का क्या रिएक्शन आया है इस परिसीमन के मसौदे पर? पहली बात तो जो असम प्रदेश कांग्रेस है उन्होंने बोला है कि क्योंकि ये तो मैटर सब जुडिस के अंदर था, तो एक फाइनल हियरिंग था 25 जुलाई के लिए, तो इतना जल्दी मतलब कांग्रेस ये बात एक्सेप्ट करती है कि जो ड्राफ्ट निकल के आया है ये बात एक्सेप्ट करता है, पर उन लोग का एक ही जो इशू है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में था, इसके बाद भी इतना जल्दी ये हियरिंग क्यों निकल गया है। और जो दूसरा पार्टी है AIUDF, जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का जो बदरुद्दीन अजमल जी है, उन्होंने बोला है कि ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज को हैरेस करने के लिए ही किया गया है। और उन्होंने बोला है कि तो क्यों ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट इतना जल्दबाजी में। कल उन्होंने बोला है कि एक इल इंटेंशन लेके ही ये मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये स्टेप लिया है, और बोला है कि जो इन्फ्लुएंस है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि हम लोग का जो ओवरऑल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी का है तो उनका इन्फ्लुएंस काफी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का काफी इन्फ्लुएंस है, उन्होंने एलेज किया है, बदरुद्दीन आजमल ने एलेज किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। जी, और हेमंत बिस्वा शर्मा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जलूकबरी, वो भी 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो इसके बाद वो किस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जो हेमंत बिस्वा शर्मा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है पहले तो जालुकबारी। तो जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक छोटा सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसा भी बोलने से हम लोग रॉन्ग नहीं होगा। इट इज वेरी क्लोज बाय टू जो गुवाहाटी जो कामरूप का जिला है उससे काफी क्लोज में है जो जालुकबारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो वहां पे पहली बार तो जब हम लोग हेमंत बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे उस टाइम एक बार फर्स्ट टाइम के लिए उन्होंने उस वहां पे सीट से उन्होंने लॉस किया था वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से, पर अभी तक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अभी तक उन्होंने कभी भी नहीं हारा है। वहां का जो पब्लिक है तो हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर काफी जो उन लोग का ट्रस्ट था, अभी तक ट्रस्ट बना हुआ है। अगर कल भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रहता है, अगर कामरूप में भी आ जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी आके कामरूप में भी मर्ज हो जाता है, तब भी बीजेपी के ऊपर ये इम्पैक्ट नहीं होगा। कल अगर हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में रहते हैं कि दूसरा पार्टी में रहते हैं तो उनका काफी वहां पे अच्छा होल है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दूसरा जगह में भी मर्ज हो जाता है वहां पे, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या कहता, तो छोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बाद भी आज तक जो असम में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो वहां पे हाईएस्ट डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो असम में परिसीमन से सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की सीट भी बदल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वत कश्यप। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपना फैसला सुनाया था। फैसले में कोर्ट ने अयोध्या शहर के जिस 1500 वर्ग गज जमीन पर विवाद था उसे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को सौंपे जाने की बात कही थी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद निर्माण के लिए किसी और लोकेशन पर 5 एकड़ जमीन मिलनी थी। अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव को इसके लिए चुना गया। वहां के लोगों को जब ये बात पता चली तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि बिलाल मस्जिद के निर्माण से इलाके का विकास होगा, पर्यटन बढ़ेगा, लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी में इजाफा होगा और धन्नीपुर गांव का नाम है वो सार्थक होगा, क्योंकि वहां मस्जिद के साथ साथ एक बड़ी लाइब्रेरी और कल्चरल सेंटर बनाने का भी प्लान था। लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद जहां एक तरफ राम मंदिर के निर्माण का काम 60 से 65% पूरा हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ मस्जिद बननी शुरू भी नहीं हुई है। वो जमीन जहां इसका निर्माण प्रस्तावित है वहां फिलहाल एक पुरानी दरगाह और कुछ साइन बोर्ड के अलावा कुछ भी नहीं है। यूपी में आज तक रेडियो रिपोर्टर अभिषेक मिश्रा ने धन्नीपुर गांव पहुंचकर इसका जायजा लिया है। मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने वहां क्या देखा और मस्जिद का निर्माण अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया है।
मस्जिद को लेकर जिस तरीके का फैसला आया था, धन्नीपुर गांव में ये जगह दी गई है लगभग 5 एकड़, वहां पर ये मस्जिद को बनना था, लेकिन अभी तक 3.5 साल में वहां कोई तरक्की इस पूरे मामले में नहीं हो पाई है। हमने जब इसको लेकर के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन जो कमेटी इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रही है उसके सचिव से बात की, तो उनके मुताबिक फिलहाल के तौर पर फंड का अभाव सबसे बड़ा एक कारण है। कमेटी के पास लगभग 50 से 55 लाख रुपए ही फंड है। इसके एवज में अगर देखा जाए तो ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके सामने ये राशि बहुत कम नजर आती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट को स्वीकृत कराने के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण को जो नक्शा जमा किया गया था, उसका भी शुल्क लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है, जो भी अभी फिलहाल कमेटी के पास नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है कि जो पूरा प्रोजेक्ट था, जिसमें फैसला आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि धन्नीपुर में मस्जिद बनेगी, वो फिलहाल के तौर पर नहीं बन पाई है। हालांकि कुछ दिक्कतें कमेटी को भी आई, प्रशासनिक तौर पर भी कुछ दिक्कतें थी, जैसे फायर की एनओसी में देरी हुई, बाकी एनओसी को लेकर के भी प्रक्रिया धीमी चली। लेकिन फिलहाल के तौर पर अभी जो बड़ा मसला है वो प्राधिकरण को दिया जाने वाला विकास शुल्क को लेकर के है, जिसको लेकर के कमेटी के पास फिलहाल फंड्स नहीं है। ये बात कही जा रही है कि वो उनकी तैयारी है कि पहले वो मस्जिद का नक्शा पास कराएं, उस मस्जिद को पहले बनाएं जिसमें लागत कम होगी, और उसके बाद आगे के इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में केवल मस्जिद ही नहीं है, एक बड़ा अस्पताल बनना है, इसके साथ ही साथ वहां पर एक सामूहिक किचन भी बनाया जाएगा, और इसके साथ ही साथ वहां पर कल्चरल सेंटर, लाइब्रेरी और ये चीजों का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन ये सच है कि आज की तारीख में अयोध्या में अगर आप जाएं तो धन्नीपुर में अभी भी सिर्फ और सिर्फ वो बंजर जमीन नजर आती है, जहां पहले खेती हुआ करती थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अगर इस मामले में थोड़ी रफ्तार होगी तो वहां पर ये काम शुरू हो पाएगा। अभिषेक, इस मसले पर आपकी स्थानीय लोगों से भी कुछ बातचीत हुई है क्या? जिस कमेटी या ट्रस्ट की देखरेख में इसे बनना है, क्या उसके अंदर भी खींचतान या मतभेद जैसी चीजें चल रही हैं? आपने क्या पाया? देखिए, धन्नीपुर में मस्जिद को लेकर के जब फैसला उसके बाद में कहीं ना कहीं उस तबके में एक मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। एक तबके का मानना है कि ये जो मस्जिद है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि धन्नीपुर में पहले से मस्जिदें मौजूद हैं। जरूरत इस बात की थी कि जो वहाँ अस्पताल बनना है उसको लेकर के प्रक्रिया तेज की जाती। लेकिन जब हमने भी उनके सचिव से बात की है और वहाँ तमाम लोगों से बात की, तो ये बात का पता चलता है कि धन्नीपुर मस्जिद को लेकर के बहुत ज्यादा रुख इस समुदाय में फिलहाल के तौर पे नहीं है। और यही कारण है कि जो फंडिंग को लेकर के है प्रक्रिया वो धीमी चली। हालांकि अब अलग अलग तरीकों से जो कमेटी है वो फंडिंग को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक आम सहमति बनाई जा रही है ताकि जिस तरीके से पूरा आंदोलन रहा, ये लंबा मामला चला और कोर्ट के फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक आपसी समझ दिखाते हुए दोनों तबकों की तरफ से एक सहमति बनी और उसके बाद इस फैसले को स्वीकार किया गया। तो कहीं ना कहीं इन तमाम अड़चनों के बीच में अब रास्ता निकालने की बात हो रही है। हालांकि इसके कई और भी पहलू हैं। अगर बात करें तो बाबरी मस्जिद के जो पक्षकार हैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, उनसे हमने बात की तो उनका मानना है कि इस कमेटी में जो पक्षकार रहे उनमें से किसी को भी नहीं जोड़ा गया। उनका मानना था कि इसमें राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं मस्जिद को दिखा करके अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने आरोप लगाया कि उनको लगता है कि जो रफ्तार है वो इसीलिए धीमी है क्योंकि एक आम मुसलमान उसके लिए जुड़ नहीं रहा। लेकिन इन सबके बीच में चूंकि ये प्रोजेक्ट बनना था, इसकी लागत को लेकर के और इसकी आने वाले समय में इसको पूरा करने को लेकर के जो डेडलाइन सेट की गई थी वो हालांकि पीछे छूट गई है। लेकिन ये जरूर है कि कोशिश अब इस बात की जा रही है कि कम से कम इस साल मस्जिद का काम कम से कम शुरू हो जाए और जो बाकी का प्रोजेक्ट है वो धीरे धीरे करके पूरा किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि अगर मंदिर की तुलना में देखें, हालांकि खुद वहां की कमेटी के लोग मानते हैं कि मंदिर से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मंदिर एक बड़े आंदोलन का स्वरूप था जिसको लेकर के बहुत समय से आंदोलन चल रहा था। इसको लेकर के चंदा भी बहुत सालों से इकट्ठा किया जा रहा था और आज उसकी जो गणना है वो 3,000 करोड़ के पार जा चुकी है। तो ऐसे में अगर देखें तो मस्जिद के लिए कमेटी का ये दावा है कि आने वाले समय में अब वो केवल मस्जिद के नक्शे को पास करा करके इस मामले को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेगी। तो एक तरफ अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख सामने आ चुकी है और दूसरी तरफ मस्जिद का मैप भी फाइनल नहीं हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मिश्रा। और अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी खबर की ओर। उधार प्रेम की कैंची है, आज नगद कल उधार। ऐसे मुहावरे आपने अपने कस्बे मोहल्ले की दुकानों में लिखा देखा ही होगा। लेकिन इसके उलट बैंक वाले लोन और क्रेडिट कार्ड की शक्ल में बड़े प्रेम से उधार बांटने को तत्पर रहते हैं। सुख सुविधा से भरपूर एक बेहतर लाइफस्टाइल के लिए वेतनभोगी
लोग इसका लाभ भी उठाते हैं। आरबीआई के आंकड़ों के हवाले से बैंक बाजार की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि देश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों की संख्या अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। अप्रैल महीने के दौरान 8.65 करोड़ क्रेडिट कार्ड सर्कुलेशन में थे, जो पिछले साल इसी महीने के आंकड़ों से 15% ज़्यादा है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में देखें तो क्रेडिट कार्ड स्पेंडर्स में 47% ग्रोथ दर्ज की गई और कुल मिलाकर 14 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस साल क्रेडिट कार्ड यूजर्स का आंकड़ा 10 करोड़ के पार चला जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल तेजी से क्यों बढ़े हैं? क्या लोगों के पास पैसे नहीं हैं, या उनकी जो स्पेंडिंग हैबिट है वो खराब हो रही है, या फिर सुविधा उपलब्ध है इसलिए इस्तेमाल हो रहा है? ये पूछा मैंने पर्सनल फाइनेंस के एक्सपर्ट और मनी टुडे के एसोसिएट एडिटर नवनीत दुबे से। देखिए, पैसे नहीं है तो नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो सीधा सीधा अनुमान हम लगा सकते हैं वो है डिजिटल और डिजिटाइजेशन का। कि अभी हम देख सकते हैं कि सरकार ने सभी लोग को बोला है कि अकाउंट होना चाहिए, सब्सिडी आती है, बहुत सारी चीजें हैं। और आप देखते हैं कि जब भी आप कभी बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो जो बैंकर है वो फोर्सफुली आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए मजबूर करता है। तो वहां से भी कई बार क्रेडिट कार्ड बन जाते हैं और बन रहे हैं। और उसके अलावा आप शॉपिंग मॉल्स में भी जाते हैं और अक्सर देखते हैं कि वहां पे भी फोर्सफुली सेलिंग होती है, तो वहां से भी क्रेडिट कार्ड मिल जाते हैं। लोग तंग आके एक ना एक क्रेडिट कार्ड बनवा ही लेते हैं, भले उसको यूज करे ना करे। तो जो अभी आप आंकड़ा बता रहे हैं, उस आंकड़े में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कितने लोगों ने यूज किया है या नहीं किया। वो आंकड़ा है कि कितने लोग के पास है या कितने लोग क्रेडिट कार्ड यूजर होने वाले हैं। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप शॉपिंग वेबसाइट्स और या शॉपिंग एप्स देखेंगे, जैसे अमेजॉन, पेटीएम, उस पे भी क्रेडिट कार्ड बहुत धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग जो हैं, जो जागरूक हैं, जो क्रेडिट कार्ड को सही से यूज करना जानते हैं, वो लोग रिवॉर्ड्स पॉइंट और बहुत सारे बेनिफिट्स उठाने के लिए भी क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। तो यहाँ पे कई चीजें, कई फैक्टर हैं, जिसमें डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड बहुत आज की डेट में लोग बनवा रहे हैं और लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। और नवनीत जी, क्रेडिट कार्ड का क्रेज कैसे बढ़ा है ये सब हम देख ही रहे हैं। फर्स्ट टाइम जॉब करने वाले भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसे स्मार्टली कैसे इस्तेमाल किया जाए? हमारे लिसनर्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, स्मार्टली अगर आपको इसको यूज करना है तो सबसे पहले आपको एक बजट बनाना होगा, जो कि आप क्रेडिट कार्ड अब जब आप यूज करते हैं तो उसको आपको एक बजट बनाना होगा कि आप इतना ही पैसा अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करेंगे और उसके अलावा आप नहीं करेंगे। और इसको बनाने के लिए हम औसतन एक चीज कैलकुलेट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम है क्रेडिट यूटिलाइजेशन लिमिट, CUR। ये बेसिकली क्या होता है कि जो आपका क्रेडिट लिमिट है उसका हमेशा 30% ही यूज करना चाहिए। जैसे समझ लीजिए, अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए का है तो आप कोशिश करिए कि आप 30,000 से ज्यादा स्पेंडिंग ना करें अपने क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि आप अगर करते हैं ऐसा तो आप एक डेट ट्रैप में जा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि कभी भी बिल को मिनिमम ड्यू ना पे करें। हमेशा कोशिश करें कि जो भी बिल अमाउंट है वो आप हमेशा फुल पे करें। आपको अच्छा खासा 45 दिन का टाइम मिलता है, जिसे हम क्रेडिट फ्री पीरियड बोलते हैं। उसमें आप कोशिश करिए कि आप पूरा बिल पे करें, ना कि उसका मिनिमम ड्यू पे करें। क्योंकि अगर आप मिनिमम ड्यू पे करेंगे तो आपका जो बैलेंस होगा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा, उस पे कम से कम 5% का ब्याज लग जाता है। और तीसरा, अगर मैं आपको बोलूंगा कि कभी कैश विड्रॉ ना करें उससे, क्योंकि कैश विड्रॉ करते ही जिस दिन आप कैश विड्रॉ करेंगे उसके अगले दिन से ही आपको उस पे इंटरेस्ट चार्जेस लगने लगते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉल ना करें। और सही यूज करने के लिए आप जो भी रेगुलर उसको चेक करते रहें। आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स उसमें इकट्ठा होते हैं, जैसे जैसे आप शॉपिंग करते हैं उन रिवॉर्ड पॉइंट्स और डिस्काउंट्स को जरूर अवेल करें उसको, क्योंकि वो भी लैप्स हो जाते हैं एक समय के बाद। तो एक आपको आपकी जैसी स्पेंडिंग है, आप उस हिसाब से उसको एक्यूमुलेट करिए और आप उसको कन्वर्ट करिए किसी भी कैश ऑफर्स में या वाउचर्स में, और उसका लाभ उठाइए। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज अपनी लिमिट से ज्यादा करते हैं, मान लीजिए आपकी 1 लाख की लिमिट है और आपकी स्पेंडिंग जो तथा है, आपकी खर्च करने की तथा वो 50,000 की है, लेकिन आपने उसको औसतन 60,000 या 1 लाख के आसपास खर्चा कर दिया है, तो उसके लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। या तो आप उसको EMI कराइए, EMI में कन्वर्ट कर लीजिए, तब तो आप इंटरेस्ट बचा सकते हैं कुछ हद तक, और या तो आप फुल पेमेंट करिए। और अगर आप EMI भी नहीं करते हैं और आप फुल पेमेंट भी नहीं करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 30 से 40% तक का ब्याज क्रेडिट कार्ड के ड्यूज पर लगता है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है जब आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं।
तो आप भी अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा जो नवनीत दुबे ने आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया नवनीत दुबे। और देश दुनिया की अखबारों में छपी आज की बड़ी खबरों को सुनने का वक्त हो गया है। सूरज कुमार के पास चलते हैं। गुड मॉर्निंग सूरज। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की पहली खबर, यूनाइटेड नेशंस ऑफ योगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कल योग दिवस था और दूसरा इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में योग किया है, पूरा एक कार्यक्रम किया है, स्पीच दी है, योग को बेहतर बताया, यहाँ की ये तक बताया कि भारत ने जरूर योग का प्रचार किया है पूरी दुनिया में, लेकिन ये पेटेंट फ्री और कॉपीराइट फ्री है। एक बयान इनका भी आया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का, और उन्होंने डिक्टेटर कहा है शी जिनपिंग को, जो कि चीन के राष्ट्रपति हैं। और कलकत्ता हाईकोर्ट का एक आदेश आया है खुशबू की सेंट्रल फोर्स के 82,000 से ज्यादा जवान जो हैं वो बंगाल में तैनात करें पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि हिंसा जो है वो रुक नहीं रही है। दैनिक भास्कर की एक खबर है खुशबू की मणिपुर हिंसा को लेकर सोनिया गांधी ने एक वीडियो जारी किया है और ये कहा है कि राज्य ने हिंसा के लोगों का जीवन तबाह कर दिया। शांति की उन्होंने अपील की है। मोदी सरकार को उन्होंने कसूरवार माना है जिस तरह की हिंसा राज्य में हो रही है। इसके अलावा मैं देख रहा था कि विपक्षी एकता से पहले केजरीवाल ने शर्त रख दी है, कल पटना में जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, केजरीवाल भी इसमें शामिल होंगे। अब केजरीवाल ने कह दिया है कि ठीक है मीटिंग में चर्चा तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चर्चा होगी ना वो केंद्र के अध्यादेश पर होगी कि कैसे अफसरों का तबादला उन्होंने एलजी के हाथों में दे दिया है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये सामने आ रही हैं। इसके अलावा किफायती वाहन चार्जिंग स्टेशन इसी माह खुल जाएंगे। ये दिल्ली की बात है। दिल्ली में किफायती ई वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू होंगे और यहाँ ई वाहनों की चार्जिंग की जो लागत है वो केवल ₹3.25 पर यूनिट आएगी। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है। और राम मंदिर से खबर यह है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान 17 जनवरी से। एक खबर इंडिगो फ्लाइट को लेकर है कि वो देहरादून जा रही थी, दिल्ली से उड़ी थी, लेकिन बीच रास्ते में ही कोई खराबी हुई और वो वापस दिल्ली पहुंच गई। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पर मैं खबर पढ़ रही हूँ सूरज। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने अब एक नई मांग रख दी है। उन्होंने पार्टी लीडरशिप से अपील की है कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में ऑपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी से मुक्त कर दे और उन्हें पार्टी संगठन में कोई भूमिका सौंपे। और उनका ये बयान ठीक 12 दिन बाद आया है जब वो शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और अपनी बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था। अजित पवार ने ये कहा है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने में कभी उनकी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन पार्टी विधायकों की मांग पर यह भूमिका उन्होंने स्वीकार की थी और अब वो चाहते हैं कि उन्हें इससे मुक्त कर दिया जाए। जी खुशबू। और जनसत्ता की खबर है कि जीतन राम मांझी जो कि हम पार्टी के नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी एनडीए में वापसी हो गई है। उन्होंने घोषणा कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने इसकी घोषणा की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि भारत में जहां महिलाओं के वेतन और आय के मामले में थोड़ी वृद्धि हुई है, वहीं वरिष्ठ पदों और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की जो भागीदारी है वो पिछली रपट के बाद कम हो गई है। राजनीतिक सशक्तिकरण पर अगर बात करें तो भारत में 25.3% समानता हासिल है, जिसमें सांसदों में 15.1% महिलाएं हैं। और एक खबर असम से भी है खुशबू की असम में जो डिलिमिटेशन का जो प्रपोजल रखा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसको लेकर अब कुछ कंट्रोवर्सी भी हो रहे हैं और कुछ इम्प्लीकेशंस हैं उसके, जिस पर बात की जा रही है। इस पर हमने आज का दिन में विस्तार से बात भी की है। और केरल में अब मैरिज रजिस्ट्रेशन के वक्त रजिस्ट्रार पति पत्नी से उनके धर्म के बारे में नहीं पूछ सकेगा। कपल से सिर्फ उम्र और शादी के प्रूफ ही मांगे जाएंगे। राज्य सरकार ने इसका सर्कुलर सूरज जारी किया है और खबर भास्कर ने प्रमुखता से लिया है। सरकार को ये सर्कुलर केरल हाई कोर्ट के पिछले साल के एक आदेश के बाद जारी करना पड़ा। कोर्ट ने 2 अलग अलग धर्म से जुड़े एक कपल को मैरिज रजिस्ट्रेशन की परमिशन दी थी। दरअसल रजिस्ट्रार ने उन्हें धर्म का हवाला देकर रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया था, जिसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा था। जी, और अगर विदेशी खबरों पे आए तो बीबीसी की एक खबर है कि पीएम मोदी व्हाइट हाउस में है अभी और बाइडेन ने प्राइवेट डिनर ऑर्गेनाइज किया था, उसमें उन्हें इनवाइट किया था। उनके साथ इस दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी मौजूद थे। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है, डुरंट लाइन, वो लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। पूरा पश्तून इलाका हमारा है, अफगान लोग चाहेंगे तब ये मामला उठाया जाएगा। तो अफगानिस्तान ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो डुरंट लाइन को नहीं मानता है। इसके अलावा एक
पेरिस की बिल्डिंग की ये तस्वीर है जहां पे आग लग गई है। 16 लोग झुलसे हुए हैं, 7 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजों में होली खेलने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा आयोग ने ये नोटिस जारी करके ये कहा है कि ये देश की इस्लामी पहचान के उलट है। तो ये इस तरह के बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं जो माइनॉरिटीज की रक्षा की बात करता है। और टाइटन पनडुब्बी 48 घंटे से लापता है। कुछ आवाजें जरूर सुनाई दी इस खोजबीन के दरमियान। इसमें भारत में चीता लाने वाले ब्रिटिश अरबपति भी मौजूद हैं। और आज 22 जून की तारीख को इतिहास में किस लिए याद करते हैं ये भी जान लेते हैं। आज ही के दिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। बोस ने ये दल कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बनाया था, लेकिन बाद में इसे अलग कर दिया गया। 1932 में हिंदी सिनेमा के स्टार विलन अमरीश पुरी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1911 में किंग जॉर्ज V को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। तो फिलहाल आज के दिन में इतना ही। आपसे कल होगी फिर मुलाकात। इस पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है कुमार केशव ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार।